पिछले पार्ट में हमने देखा कि ह्वाकिन और रुमान घर छोड़कर बार्सिलोना पोर्ट पर काम की तलाश में आए थे और अब उन दोनों भाइयों को यहाँ आए हुए 8 साल हो चुके हैं। आज ह्वाकिन के बेटे रिकार्डो का नामकरण होने जा रहा है। घर पर मजमा लगा है। रुमान की गर्लफ्रेंड ग्लोरिया भी आई हुई है। नामकरण होने के बाद जब फैमिली फोटोज खिंचवाने की बारी आई तो ह्वाकिन ने रुमान की गर्लफ्रेंड को फैमिली फोटो में शामिल होने से मना कर दिया। रुमान को अंदर ही अंदर बड़ा खराब लगा, पर क्या ही कर सकता था बेचारा। अपने भाई के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। अगले शाम वो ग्लोरिया से मिलने उसके सैलून पहुंचा। फिर कार में बैठकर दोनों ने अपनी शादी की खूब सारी बातें की। वैसे ग्लोरिया के पापा और ह्वाकिन के रहते ये सब मुमकिन नहीं था। रुमान ने सोच रखा था कि वो अपने भाई और ग्लोरिया के पापा से, यहाँ तक कि इस पोर्ट से भी कहीं दूर जाकर अपने प्यार का आशियाना बसाएगा, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अगले दिन पोर्ट के कैंटीन में सालाजार के साथ मीटिंग थी। मंचार्डोस सालाजार से यहाँ कुछ अपना धंधा करने की मांग कर रहे थे। सालाजार ने 8 साल पहले जब उनके पास काम नहीं था तो काम दिया। अब तो वो उनके सर पर चढ़कर मूतने की बात कर रहे थे। इन बीते 8 सालों में मंचार्डोस ने अपना गिरोह भी बना लिया था, पर सालाजार उनकी इस किदर भपकियों से कहाँ डरने वाला था। तुरंत मना कर दिया कि तुम लोग किसी भी प्रकार का मेरे पोर्ट पर तो धंधा वंधा बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये आखिरी वार्निंग है। इतने में वहां ग्लोरिया आई और बोली, पापा मॉम ने कुछ बताने के लिए भेजा है। अगले पल वो उस पर चिल्ला उठा। ये देख रुमान ने सालाजार को तुरंत हड़काया कि उससे तमीज से बात करो। उसने रुमान को ग्लोरिया से दूर रहने के लिए सचेत किया और धुत्तकार कर उनको वहां से भगा दिया। बाहर आकर ह्वाकिन रुमान को लताड़ने लगा कि अगर ग्लोरिया के साथ उसका चक्कर नहीं होता तो उसका बाप शायद उनकी बात मान गया होता, मगर रुमान किसी भी कीमत पर ग्लोरिया को छोड़ने नहीं वाला था। खीस में आकर ह्वाकिन कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी सालाजार ने उनको मरवाने की कोशिश की। वो तो सही टाइम पर फ्लाको ने देखकर आवाज लगा दिया, वरना रुमान की कब्र वही खुद जाती। रुमान को बचाने के चक्कर में ही ह्वाकिन का एक हाथ कटकर अलग हो गया था। अगले दिन रुमान हाथ में एक काले कलर का बॉक्स लिए अपने भाई का हालचाल लेने हॉस्पिटल पहुंचा। उस बॉक्स में उस क्रेन ऑपरेटर का हाथ था। वो क्रेन ऑपरेटर सालाजार का ही आदमी था और उसी के कहने पर उसने उनके ऊपर स्क्रैप गिराया था। ह्वाकिन को डर था कि सालाजार इनके गिरोह को अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर मसलने की कोशिश करेगा। उसके बराबरी में धंधा करने को बोल ये उससे दुश्मनी मोल लिए है। इससे पहले कि वो हमें खत्म करे उसका गेम बजाना होगा। फिर दोनों भाई मिलकर एक भारी प्लान बनाए, जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए रुमान सालाजार के बस्ती में रहने वाले एक कबाड़ी से मिला। वो सारा प्लान कबाड़ी से पहले ही डिस्कस कर चुका था। बस बताने आया था कि अगले थर्सडे को काम निपटाना है। ग्लोरिया और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए रुमान क्रिस्टीना का हाथ थामे एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। क्या ग्लोरिया ही उसकी क्रिस्टीना है? जो भी हो, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर वो अपने भतीजे को मारने निकल पड़ा। दूसरी तरफ स्पेक्टर मिकी अपने गिरोह के गद्दार को ढूंढ निकालने के लिए अपने जासूसों को काम पर लगा चुका था। उन्हीं में से एक ने बताया कि ह्वाकिन के पोर्ट पर एक लड़की है जो पहले पुलिस में थी। वैसे बहुत सारे लोग पुलिस की नौकरी छोड़ दूसरी जॉब करके पैसा कमाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं थी। पर मिकी ने जब उस लड़की की फोटो देखी तो दंग रह गया। शाम को हम नूरिया को देखते हैं जो पोर्ट के कैंटीन में सिपाही थॉमस के साथ चाय की चुस्की ले रही थी। स्पेक्टर मिकी उसी पर नजर गड़ाए हुए था। जिस तरह से वो उसे देख रहा था, नूरिया को समझते देर नहीं लगा कि उसका भांडा फूट चुका है। वो तुरंत वॉशरूम जाने के बहाने रोसियो से टकराई और बड़ी चतुराई से ह्वाकिन के मोबाइल का मदरबोर्ड उसके बैग में डाल दी। फिर वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर विंडो के रास्ते बाहर निकल गई। पता चला वहां मिकी के लोग उसे पकड़ने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे।
नूरिया ने उनसे बचकर निकलने की भरपूर कोशिश की मगर विफल रही। इधर रुमान पोर्ट से लेकर घर तक छान मारा था लेकिन उसे रिकार्डो कहीं नहीं मिला। फिर गाड़ी लेकर उस जगह की ओर चल दिया जहां पर रिकार्डो जुआ खेला करता था। उसी रास्ते पर ग्लोरिया का सैलून भी था जिसे देख उसकी यादें ताजा हो गईं। वो ऐसे थम गया मानो किसी ने उसके पुराने जख्म कुरेद दिए हो। अब वो किसी भी सूरत में पीछे मुड़ने वाला नहीं था। यहां से तुरंत पोकर क्लब पहुंचा। रिकार्डो वहां भी नहीं था। उसके एक दोस्त के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद पता चला कि रिकार्डो आजकल अंडरग्राउंड पोकर गेम में हिस्सा ले रहा है। वहां पर सिर्फ बड़े लोगों का ही मजमा लगता है। उस जगह का पता लेकर रुमान जैसे ही क्लब से बाहर निकला, इस आदमी ने रिकार्डो को फोन कर दिया। यानी ये रुमान को फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके थे। रिकार्डो को पहले से ही पता था कि क्रिस्टीना को मारने से रुमान बिरनी की तरह झटपटाकर उनके पीछे भागा भागा चला आएगा। शाम तक रुमान उस जगह पहुंचा। पता चला वहां तो कोई नहीं था। इससे पहले कि रुमान वापस लौटता, भतीजे ने आवाज लगाई। अगले पल हर तरफ से यात्री के आदमी निकलने लगे। उनमें से एक ने रुमान को जैसे ही काबू करना चाहा, रुमान ने उसे ठोक दिया। तब तक बाकियों ने रुमान से गन छीन लिया और उसे पीट पीट कर घुटनों पे ले आए। अगले पल यात्री ने उससे शाशमेल के बारे में पूछना शुरू किया। रुमान ने झट से जवाब दिया कि रिकार्डो उनसे झूठ बोला है। यहाँ से कहानी फिर से 89 के दशक में जाती है। जैसा कि रुमान ने पिछले हफ्ते कबाड़ी को बताया ही था कि नेक्स्ट थर्सडे को सालाजार की कहानी खत्म करेंगे। आज थर्सडे आ चुका था। वाकिन ने अपने गिरोह को अच्छी तरह समझा दिया कि आज रात जो वो करने वाले हैं उसी पर उनका भविष्य टिका हुआ है, वरना वही कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर क्या था, सबके सब कबाड़ी की गाड़ी में तिरपाल ओढ़ के बैठ गए और फिर कबाड़ी गाड़ी लेकर बस्ती के गेट पर पहुंचा। वहां पहरे पर एक बंदूकधारी तैनात था, मगर कबाड़ी की सूरत देख कुछ पूछने की जहमत नहीं उठाई और जाने दिया। कबाड़ी प्रत्येक दिन जिस जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करता था वहां खड़ा करके बिना किसी को भनक लगे जाकर अपने घर में छिप गया। रात को जब सन्नाटा हुआ, जब सभी अपने अपने वैन में सो गए, तब मंचार्डोस के गिरोह ने उन पर हमला करना शुरू किया। जो भी रास्ते में आए उन्हें गोली मार दिया गया। पूरे बस्ती में आग लगा दी गई। उधर के लोग भी अपने बचाव में हथियार लेकर आए, मगर सब के सब मारे गए। अचानक सालाजार 2 नाली लेकर बाहर निकला और एक को ठोक दिया। इतने में वाकिन के लोग उसे दबोच लिए। फिर जो मार पड़ी भाई साहब, उसे छठी का दूध याद आ गया होगा। बाप को पिटता देख ग्लोरिया भी दौड़ी चली आई। फ्लाको ने उसे दबोच लिया। वाकिन ने पेट्रोल मंगवाया और सालाजार को पेट्रोल से तरबतर किया। लाइटर जलाया और रुमान को पकड़ा दिया। इधर उसकी गर्लफ्रेंड गिड़गिड़ा रही होती है, ऐसा मत करना, मेरे पापा को मत मारना। वही भाई दबाव बना रहा होता है कि सालाजार को मारकर उसकी हुकूमत खत्म करो। बड़ी दुविधा में फंस चुका था। खैर उसने भाई की बात मानी और सालाजार को जला डाला। फिर क्या था, उस दिन से ग्लोरिया रुमान से नफरत करने लगी। उसे रुमान से अपने डैड का बदला लेना था, इसीलिए प्रोस्टिट्यूट बन गई ताकि वो जिंदगी भर उसके प्यार के लिए तड़पता रहे। ग्लोरिया ही क्रिस्टीना है। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। 89 के दशक से कहानी सीधे वर्तमान में आती है। काफी पीटने के बाद जब रुमान ने शारशमेल के बारे में कुछ नहीं उगला तो जाटरी ने दोबारा क्रिस्टीना पर हमला करवाने की धमकी दी। जैसे ही पता चला कि इन सब ने मिलकर क्रिस्टीना को पीटा है, भाई साहब रुमान के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। तुरंत पाइप छीना और लगा एक एक को मारने, और इतना मारा कि सब बाप बाप चिल्लाने लगे। तभी यात्री जमीन पर पड़े पड़े गन निकाला और गन की सारी गोलियां रुमान पर चला दिया। सिर्फ एक गोली रुमान को लगी। अगले पल वो यात्री के सर को खरबूजे की तरह फोड़ डाला, जिसे देख भतीजे की जान सूख गई। जान बचाकर लगा भागने और मन ही मन सोचे जा रहा था कि बड़ी भारी भूल हो गई।
बुढ़े के माशूका को छेड़ना नहीं चाहिए था। इसी बीच उसके टांग पर आकर एक गोली लगी, जिस वजह से ज्यादा दूर तक भाग न सका और पास के मछली बाजार में जाकर छिप गया। रुमान ने वहां से भी उसको ढूंढ निकाला। फिर क्या था, दोनों चाचा भतीजा लड़कर इतना खून खराबा किए कि लड़कर कट मर गए। दूसरी तरफ विक्टर भागा भागा अपने बॉस नैना के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा कि ये रोज रोज का मिलना उनके मिशन के लिए घातक साबित हो सकता है। पर नैना भी क्या ही करे, उनकी एक अंडरकवर कॉप 24 घंटे से संपर्क में नहीं थी। विक्टर को ये बात बताना जरूरी था, क्योंकि वो अंडरकवर कॉप कोई और नहीं बल्कि नूरिया थी। और उससे भी मुश्किल की बात यह है कि उसे विक्टर के बारे में सब कुछ पता है। यानी अगर वो पकड़ी गई है और गलती से भी मुंह खोली तो विक्टर की असलियत भी मनचाडो उसके सामने होगा। पहले तो विक्टर इस बात को लेकर गुस्सा हुआ कि उसे नूरिया के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं गया था। खैर, जो होना था हो चुका। अब नया मिशन ये है कि कैसे भी करके नूरिया और अपने राज को बचाना है। अगली सुबह विक्टर नूरिया के घर पहुंचा। ड्रावर टटोला तो उसके अंदर वाकिन के पोर्ट से जुड़े हर किसी की फाइल मिली। उन्हीं फाइलों में विक्टर का भी फाइल था। यानी डिपार्टमेंट ने नूरिया को विक्टर के बारे में नहीं बताया था, बल्कि वो खुद जासूसी करके पता लगा चुकी थी कि विक्टर उसकी तरह ही अंडरकवर कॉप है। इतने में किसी के आने की आहट हुई तो विक्टर ऊपर जाकर छिप गया। वो आदमी इंस्पेक्टर मिकी था। उसने भी ड्रावर चेक किया और सारा सबूत उठा ले गया। वैसे विक्टर ने अपनी फाइल छिपाई नहीं होती तो आज उसका भी भांडा फूट चुका होता। इधर रोसियो अंकल रुमान और रिकार्डो दोनों को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो 24 घंटों से उसके संपर्क में नहीं थे। नेस्टोर उसे रुमान के लॉकर के पास ले गया कि शायद वहां से कोई जानकारी मिल जाए। इतने में रोसियो को रुमान की जेब से 2 फ्लाइट के टिकट मिले। नेस्टोर ने जब एक टिकट पे रुमान और दूसरे पे क्रिस्टीना का नाम देखा तो एक झटके में सारा खेल समझ गया। उसने रोसियो को बताया कि क्रिस्टीना उनके अंकल की गर्लफ्रेंड है। बार्सिलोना छोड़कर दोनों भाग रहे हैं। इसका मतलब रुमान ने ही शार्श मेल चोरी की होगी ताकि उन पैसों से वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वैसे रोसियो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकल रुमान ऐसा कुछ कर सकते हैं। उधर विक्टर जासूसी करते करते पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। जुगाड़ लगाकर मिकी की गाड़ी खोला और झट से अंदर घुस गया ताकि नूरिया को कहां पर कैद किया गया है कुछ सुराग जुटा सके। तभी उसकी नजर मिकी पर पड़ी, जो अपनी कार की ओर ही आता मालूम पड़ रहा था। विक्टर ने झटपट सीट खोला और डिक्की में छिप गया। अगले पल कार चल पड़ी। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद मिकी एक खुफिया ठिकाने पर पहुंचा। वहां पहरे पर 2 पहरेदार मुस्तैद थे, जो नूरिया को मार मार कर थक चुके थे, मगर फिर भी उसने मुंह नहीं खोला था। मिकी ने भी एक ड्रिल मशीन लिया और उसे हड़काने लगा। जब वो कुछ बताने को राजी नहीं हुई तो उसने उसकी जांग की हड्डी में ड्रिल कर दिया। बेचारी दर्द के मारे बिलबिला उठी, लेकिन मजाल है कि कोई उसका मुंह खुलवा पाए। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। वही रोसियो दिन भर रुमान और रिकार्डो को ढूंढने के बाद खाली हाथ वापस घर लौटी ही थी कि तभी एक फोन कॉल आया। पुलिस को मछली बाजार में 2 लाशें मिली थीं, जिन्हें शिनाख्त करने के लिए रोसियो को बुलाया गया। रोसियो वहां तुरंत पहुंची तो पता चला कि वही दोनों थे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके डैड, उसके चाचा, उसका भाई इस हाल में पहुंच गए। उसका तो पूरा दिमाग ही हैंग हो गया था। जैसे ही नेस्टर को सूचना देने के लिए बैग से फोन निकालने लगी, उसके बैग से एक पैकेट गिरा जिसके अंदर एक मोबाइल का मदरबोर्ड था। ये मदरबोर्ड उसके बैग में कैसे आया उसे कुछ आइडिया नहीं था। अगली सुबह वो इस मदरबोर्ड से सिम निकाली और अपने मोबाइल में डालकर चेक करने लगी, मगर एरर बता रहा था। जैसे ही अपनी तरफ नेस्टर को आते देखा, उसने सब कुछ छिपा लिया। इससे ये तो क्लियर हो गया कि अब वो नेस्टर पर भी शक करने लगी है। नेस्टर उसके पास बैठा और बताया कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक खबरी को पकड़ा है। याद है, वो टैटू वाली नूरिया वही खबरी थी।
इतना सुनते ही रोसियो को समझते देर नहीं लगा कि हो ना हो उस रात जब नूरिया उससे टकराई थी तो शायद उसी टाइम उसने वो मदरबोर्ड उसके बैग में डाला होगा। उसका ध्यान नेस्टर की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। इधर विक्टर रात भर डिक्की में पड़े पड़े बेजार हो चुका था। जैसे ही डिक्की के अंदर सुबह का उजाला पड़ा, वो जुगाड़ लगाकर सीट को खोल लिया। मिकी के जाने के बाद वो यही छिपकर एक सुनहरे मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ रोसियो डेटा रिकवर कराने एक आदमी के पास पहुंची। उसके पोर्ट पर टेक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक लड़के ने इस जगह का पता बताया था। उस लड़के का नाम लेते ही रोसियो को एंट्री मिल गई। मदरबोर्ड को जैसे ही डेटा रिकवर के लिए लगाया गया तो उसमें लगे सिम का नंबर शो होने लगा। ये नंबर उसके डैड का था। उस शख्स ने पल भर में सारा डेटा निकालकर एक मेमोरी कार्ड में डाला और रोसियो को पकड़ा दिया, जिसे लेकर वो बाहर निकली और जाने के लिए कार में बैठी ही थी कि तभी कुकू उसका बैग लेकर भाग निकला। रोसियो चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी। रास्ते में पुलिस वालों को भी बताया मगर कुछ न हो सका। सबको छकाकर वो भाग निकला। कुकू को इस तरह चोरी करता देख उसे अपना बचपना याद आ गया। तब रोसियो करीब 15-16 साल की रही होगी और बिल्कुल अपने बाप की तरह ही मंडीर थी। एक रोज ऐसे ही पोर्ट की तरफ चली आई और कैंटीन में बैठकर वाइन पीने लगी। तभी ह्वाकिन दो लड़कों को पकड़कर बार टेंडर एंजेला के पास ले आए। वो दोनों पोर्ट पर सीडी बेच रहे थे। उन दोनों में से एक लड़का एंजेला का था। ह्वाकिन ने एंजेला को समझा दिया कि ऐसी गलती दोबारा उनके पोर्ट पर नहीं होनी चाहिए। एंजेला ने अपने बेटे नेस्टर को डांटा और ह्वाकिन को भरोसा दिलाया कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। इतने में विक्टर ह्वाकिन से लड़ पड़ा कि मेरी सीडी वापस करो, वो तुम्हारी नहीं है। लेकिन ह्वाकिन ने उसकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को ये कहते हुए भगा दिया कि इस पोर्ट पर जो कुछ भी है वो सब उनका है। इसी बीच ह्वाकिन की नजर रोसियो पर पड़ी। तुरंत भड़क उठे कि यहाँ क्या कर रही हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो रोसियो भी बोल पड़ी कि इतना कम पॉकेट मनी देंगे तो यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी। किसी तरह समझा बुझाकर रुमान उसे घर ले गए। अब शाम को किरण डूबने के टाइम नेस्टर और विक्टर समंदर किनारे मछली मार रहे थे। इतने में रोसियो वहां पर आई। साथ में वो सीडी वाला बैग भी उठा लाई जो उसके डैड ने जब्त कर लिया था। यहीं से इन तीनों की दोस्ती शुरू हुई और ये साथ मिलकर शहर की गलियों में सीडी का व्यापार करने लगे। आप सबको तो पता ही होगा कि ओरिजिनल सीडी का कॉपी बेचना इलीगल है। कभी कभार इनकी पुलिस से भिड़ंत हो जाती तो जी छोड़कर ऐसे भागते मानो किसी का मर्डर करके भाग रहे हो। तभी रोसियो का भ्रम टूटा। पता चला कि वो अभी भी उसी गली में खड़ी है। उधर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब एक पहरेदार 2 नंबर चला गया और दूसरा सो गया तो विक्टर चुपके से उस जगह जा पहुंचा जहां पर नूरिया कैद थी। उसे अपनी पहचान बताया ताकि वो सुर न करे और धीरे धीरे उसकी हाथों की रस्सी काटने लगा। तब तक वो पहरेदार बाहर आ चुका था। अंदर कुछ आहट हुई तो दोनों चेक करने आए। नूरिया को छोड़ वहां कोई नहीं था। यहाँ आने के वास्ते पहरेदारों ने फिर से नूरिया से पूछ लिया कि किस ऑफिसर को रिपोर्ट करती हो, उसे अभी तक क्या क्या जानकारी दी हो बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब नूरिया कच्ची खिलाड़ी तो थी नहीं। उसे अच्छी तरह पता था कि अपने बॉस यानी नैना का नाम लेते ही ये उन्हें भी मार देंगे। अपने राज को छिपाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। इसी बीच नूरिया ने अचानक एक पहरेदार पर चाकू से हमला कर दिया। दूसरे ने बंदूक निकाला ही था कि तभी विक्टर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी नूरिया को गोली लग गई। किसी तरह विक्टर जान बचाकर वहां से भागा और जाकर एक गाड़ी के अंदर छिप गया। ये उसे इधर उधर ढूंढ ही रहे थे। इतने में वो जुगाड़ लगाकर गाड़ी स्टार्ट किया और तेज भगाकर एक को ठोक दिया। दूसरे पहरेदार को भी गला घोंटकर मार डाला। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। समर का टाइम था। कॉलेज वगैरह पिछले 2 महीने से बंद थे।
इन 2 महीनों में इन्होंने बहुत सीडी बेची। उस कमाई से रोशियो इनके लिए एक सेकंड हैंड बाइक खरीद लाई। मगर बाइक से ज्यादा इन दोनों को ये जानने में दिलचस्पी थी कि रोशियो किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। उसने इनसे वादा किया था कि गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद वो दोनों में से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड चुनेगी। रोशियो बड़ी दुविधा में फंस गई कि एक को हाँ बोलेगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा और इनकी टीम टूट जाएगी। तो उसने एक बीच का रास्ता निकाला, दोनों को बराबर मौका दिया। जो भी फिनिश लाइन को टच कर पहले उसके पास आएगा, रोशियो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। रेस हुआ तो विक्टर ने बाजी मार ली। साल 2015 में नेस्टर और रोशियो दोनों शादी कर लिए, पर रेस तो विक्टर ने जीता था। जो भी हो, फर्स्ट नाइट के लिए रोशियो बड़ी उत्साहित थी, मगर नेस्टर बिस्तर पर जाते ही घोड़े बेचकर सो गया। मन मार के वो बाहर निकली तो देखा विक्टर एक एकांत जगह बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तो उसको ज्वाइन कर लिया। बातों ही बातों में विक्टर ने अपनी दिल की बात बोल दी कि अगर वो उस रेस वाली बात पर कायम रहती तो कैसा होता। रोशियो ने भी उस रेस वाली रिलेशन के बारे में अनगिनत बार सोचा था। फिर क्या था, नेस्टर का काम विक्टर ने पूरा कर दिया। इधर प्रेजेंट टाइम में नेस्टर अपने बॉयफ्रेंड बिल्लू पहलवान से मिलने पहुंचा। अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या चल रहा है। ये वही बिल्लू है जो बेबी सिटर जूलिया का भाई है। वैसे बिल्लू सिर्फ नेस्टर की नजरों में ही जूलिया का भाई है। असल जिंदगी में वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मंचार्डोस की संपत्ति को लूटने के लिए दोनों ने नेस्टर को मोहरा बनाया है। अगली सुबह नेस्टर अपनी फैमिली को लेकर रोमान और रिकार्डो के फ्यूनरल पर पहुंचा। वहां फ्यूनरल में शामिल होने लुसिया, एरियल और फ्रांसिस भी आए हुए थे। इधर मिकी अपने ठिकाने पर पहुंचा तो पता चला कि उसके दोनों पहरेदार और नूरिया मर चुके हैं। चट से नेस्टर को फोन लगाया और सारा हाल कह सुनाया। इस खबर ने उन दोनों की धड़कन बढ़ा दी थी, क्योंकि मिकी अनुमान लगा लिया था कि पोर्ट पर कोई और खबरी है जो नूरिया की मदद करने आया था। अगर समय रहते उसका पता नहीं चला तो उनका भी भांडा फूट जाएगा। इतना कहकर नेस्टर फोन कट किया। तभी रोशियो ने नोटिस किया कि उसकी बेटी सैंड्रा कहीं दिख नहीं रही। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। पता चला कि मैक्सिकन उसे किडनैप करके ले जा रहे थे। ये लोग उनका पीछा करने लगे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी सैंड्रा इनके हाथ नहीं लगी। अगले मिनट नेस्टर के पास एरियल का कॉल आया। उसने धमकाया कि अगर उसका माल 24 घंटे के अंदर वापस नहीं मिला तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। अब ये उनका कोक कहां से लाएंगे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वही तो ढूंढने में लगे थे। रोशियो को डर सताने लगा कि अब उसकी बेटी नहीं बचने वाली। वो होपलेस हो गई। तब नेस्टर ने भरोसा दिलाया कि वो शार्शमेल को ढूंढ निकालेगा और फिर रोशियो को विक्टर के भरोसे छोड़ तुरंत मिकी के पास पहुंचा। उससे कुछ अकेले में बात किया, फिर वहां से फ्रांसिस के पास पहुंचा। वैसे इस किडनैपिंग के बारे में फ्रांसिस को जरा भी खबर नहीं थी, वरना वो इन्हें सचेत जरूर करता। नेस्टर ने फ्रांसिस को खबरदार किया कि मैक्सिकन को उनका माल कल तक मिल जाएगा, मगर ध्यान रहे उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, वरना वो भी बार्सिलोना से जिंदा नहीं लौटेंगे। फ्रांसिस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यकायक नेस्टर को शार्शमेल मिल कैसे गया। खैर, फिलहाल तो डिलीवरी जरूरी थी, इसलिए नेस्टर को ये कहते हुए जाने दिया कि डील होने के बाद उसे उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। दूसरी तरफ लुसिया और एरियल सैंड्रा को लेकर एक खुफिया जगह पहुंच चुके थे। बड़ी खतरनाक जगह मालूम पड़ रही थी। इस बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर बंदूकधारी तैनात थे। इतने में फ्रांसिस का कॉल आया। अगले दिन की डील फिक्स हो गई। इधर विक्टर रोशियो को घर छोड़ने जा रहा था, तभी नेस्टर का कॉल आया। वो बाइक रुकवा कर बात कर ही रही थी। इतने में उसकी नजर कुकू पर पड़ी। फिर क्या था, उसने कुकू को दौड़ा लिया। विक्टर भी उसे आगे से घेरा, जिसके बाद रोशियो ने विक्टर से अपने पापा के मोबाइल की डेटा रिकवरी वाली पूरी बात बताई।
वैसे रोसियो को अपने बैग और पैसे से मतलब नहीं था। उसमें जो मदरबोर्ड के साथ में मेमोरी कार्ड था, सिर्फ वो चाहिए था। कुकू ने जिस कचरे के डिब्बे में बैग का सामान फेंका था, उसमें चेक किया। मेमोरी कार्ड मिलते ही मोबाइल में इंसर्ट किए। पता चला किसी ने उसके डैड पर एक वीडियो मैसेज किया था। उस वीडियो मैसेज में एक अनजान शख्स शार्श मेल के बॉक्स को ओपन कर रहा था। यही वजह था कि रोसियो के डैड उतनी रात को पोर्ट पर गए थे। वीडियो रिपीट पर देखने से इनकी नजर रोड पर लिखे नाम पर पड़ी। ये लोगो लॉजिस्टिक कंपनी नेविल कॉटरन्स का था। इन्होंने उनके साथ कई बार काम किया है। अगले पल ये उस लॉजिस्टिक कंपनी की ओर निकल पड़े। इनसे पहले मिकी वैन लेकर अंदर पहुंचा। शार्श मेल वाला कंटेनर खोला और बॉक्सेस को वैन में भरने लगा। तब तक ये भी मेन गेट पर पहुंच चुके थे। मेन गेट से अंदर जाना संभव नहीं था, इसलिए घूमकर पीछे चले गए। इतने में दो नकाबपोशों ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर उनका काम तमाम कर दिया। जब रोसियो और विक्टर दीवार फांदकर इधर आए तो सिक्योरिटी गार्ड लुढ़के पड़े थे। अंदर मॉनिटर पर उन्हें मिकी दिखा, जो शार्श मेल के कंटेनर से पेटियां एक वैन में लोड कर रहा था। वो दोनों नकाबपोश और इधर रोसियो और विक्टर गन लेकर उस जगह पहुंचे जहां पर मिकी वैन को लोड कर रहा था। तभी उन नकाबपोशों ने मिकी पर गन पॉइंट कर लिया। कंफर्म करने के लिए पेटी खुलवाए और वैन की चाबी मांगने लगे। ये मंजर एक कंटेनर के पीछे छिपकर रोसियो और विक्टर देख रहे थे। देखने से मालूम पड़ रहा था कि कोई मिकी को लूट रहा है। मिकी ने जेब से चाबी निकाला और जानबूझकर नीचे गिरा दिया। मौका देख उन्हें शूट करता, इतने में दूसरे नकाबपोश ने उसे भून के रख दिया। वैन स्टार्ट करते ही विक्टर और रोसियो ने उन पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी, पर कुछ न हो सका। वो दोनों वैन लेकर फरार हो गए। नकाब उतारे तो पता चला वो सैंड्रा की देखभाल करने वाली जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड था। एक बड़ा हाथ मारने के लिए ये सालों से नेस्टर के पीछे पड़े थे। देखते ही देखते इन्होंने सारा माल एक घर में छिपा दिया। इधर मिकी मर चुका था। इतने में उसके फोन पर नेस्टर का कॉल आया। रोसियो ने रिसीव कर स्पीकर पर डाला तो उसकी सारी पोल खुल गई। वो मिकी से शार्श मेल कहाँ तक लेकर पहुंचे पूछ रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि मिकी के फोन पर उसकी बीवी है। नेस्टर उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा वो सपने में भी नहीं सोची थी। उसी ने उसके पापा को मरवाना चाहा। रोसियो को हर पल एहसास कराता रहा कि उसके अंकल और भाई चोर हैं। ये वापस विक्टर के घर लौट आए, जहां पर रोसियो ने विक्टर को बताया कि सैंड्रा उसकी बेटी है। ये जान विक्टर भौचक्का रह गया। यहाँ से कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। उस रात सालाजार को मारने के बाद मंचार्डोस उस कबाड़ी के पास पहुंचे जिसकी मदद से सालाजार को मारना मुमकिन हुआ था। रुमान ने इस काम के लिए कबाड़ी को पोर्ट पर एक दुकान देने का वादा किया था, मगर वाकिन ने उसका गला ये कहते हुए काट दिया कि आज सालाजार को धोखा दिए, कल मंचार्डोस को भी दोगे। बेचारा कबाड़ी का बेटा बेड के नीचे छिपकर वो मंजर देखता रह गया। उस रात सबके घर फूंक दिए गए। उनमें से एक घर विक्टर का भी था। वो कबाड़ी का लड़का कोई और नहीं बल्कि विक्टर हुल्वे था। दूसरी तरफ नेस्टर हॉस्पिटल पहुंचा। शायद वो ह्वाकिन को मारने आया था, तो वही ह्वाकिन होश में आ चुके थे। दोस्तों, अभी इस क्राइम सीरीज की कहानी यही तक है। जैसे ही अगला सीजन आएगा, आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे।